अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मैं हूँ सादिया सैमसन। आज बहुत ही अहम दिन है। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलुम है और मुख्तलिफ़ शहरों में इसी हवाले से आज जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतज़ामात भी किए गए हैं और साथ साथ मजालिस का भी इंतज़ाम हमें देखने में नज़र आएगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान भी कर दिया है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुस्तकिल नीचे आ रही हैं और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की उम्मीद पर ऑयल मार्केट में कमी तो हो रही है। ब्रेंट खाम तेल $82 फी बैरल के करीब आ गया है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $80 से नीचे आ गई है। अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 7% तक कमी आई, लेकिन मुल्क में पेट्रोलियम कीमतों में बहुत मामूली कमी की गई है। और जो हमारे यहाँ कमी हुई है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत में ₹4.08, डीजल की कीमत में ₹2.45 फ़ी लीटर कमी की गई है। एब्सोल्युटली। तो इसके ऊपर पूरे दिन ऑब्वियसली लोग ओवरनाइट तो वैसे ही बहुत इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन दिल में ये ज़रूर है कि शायद ज़्यादा कीमतें कम होनी चाहिए थी। जिस तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट पे हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं। खैर, आज एक और अहम दिन यूँ भी है कि यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में सदर मुमलिकत वली जरदारी ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पुलिस अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं और यकीनी तौर पर ये जवान हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए पूरा पूरा दिन अपनी ड्यूटीज़ देते हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम देते हुए हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आज के दिन हमें याद रखना चाहिए इनकी कुर्बानियों को भी। बेशक पुलिस हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है और जहाँ पे हमारी दीगर जो फोर्सेस हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वहीं पे पुलिस हरावल दस्ते के तौर पे सामने आती है। जहाँ पे कोई भी मामला होता है तो पुलिस सबसे पहले सफ़े अव्वल होती है। अब इस मामले में हम आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे। ज़रा अब बात कर लेते हैं कुछ खेल की। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, दूसरा टेस्ट मैच, वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ, क्योंकि दूसरे दिन के खेल में पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो कि एक्सपेक्ट शायद बहुत से लोग नहीं कर रहे थे। और अब्दुल्ला शफीक, जो कि बहुत अरसे बाद टेस्ट टीम में वापस आए, उन्होंने जिम्मेदाराना सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम, जो पहले टेस्ट में काफ़ी हदफ तनकीद रहे, वो उन्होंने 86 रन बनाए हैं, वो क्रीज पे मौजूद है। याद रहे कि 344 वेस्ट इंडीज़ ने किए थे। सवालात उस पर भी हैं कि आपने आखिर कैसे 239 5 खिलाड़ी आउट से 344 करवा दिए विद टेल एंडर्स, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग में उसका भरपूर जवाब दिया है। एब्सोल्युटली। तो जनाब, इसके ऊपर मैच में डिस्कशन होगा आज, बिकॉज ऑब्वियसली ये अपनी बका के लिए हमें मैच जीतना ज़रूरी है। वेल, डिस्कशन बाद में, फ़िलहाल अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। बट आज की हमारी टॉप स्टोरी ये है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है आज़ाद वफाक कश्मीर। एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि अब दो जो है वो हल्के जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाया था और इलेक्शन रीपोल का था, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के मामला भी रहे हैं और हालात की ओवरऑल जो सिचुएशन रही है। तो आज दो हल्कों के लिए दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है। अब देखना यह है कि आज की जो पोलिंग है उस पर हमें कितना वोटर टर्नआउट नज़र आता है। ओवरऑल जो लीड रही है वो नून लीग के पास रही है सो फोर। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज पर संगीन एतराज़ात भी उठाए हैं, धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं और मुस्लिम लीग नून इन नताइज को अवामी एतमाद का इजहार करार दे रही है। तो आज की क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन द ग्राउंड बशारत मुगल से। जी बशारत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात 26 का जो दूसरा मरहला है वो जारी है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की जो 9 इंतख़ाबी नशिस्तें थीं उसमें से 7 के ऊपर इंतख़ाब हो चुके थे, 2 के ऊपर बाकी थे। एक हल्का इंतख़ाब के अंदर जो इंतख़ाब हुआ था, लेकिन उसकी 3 यूनियन कौंसिल अभी बकाया थी। मैं आपको बताता चलूँ कि LA 27 मुज़फ़्फ़राबाद एक जो है, यहाँ 1 लाख जो 7,000 से ज़ायद वोटर जो आज अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्द वोटर्स की यहाँ तादाद 56,809 है, जबकि ख्वातीन वोटर की तादाद 50,252 है। पोलिंग स्टेशन टोटल जो यहाँ कायम किए गए वो 197 है। मुस्लिम लीग नून की जो नौरीन आरिफ हैं और पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब, जबकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के जो हैं सरदार तुबारक इस वक्त मुकाबले में यहाँ LA 28 मुज़फ़्फ़राबाद 2 की अगर बात की जाए तो इस हल्का इंतखाब के अंदर जो मर्द जो वोटर हैं उनकी तादाद 52,887 है, जबकि ख्वातीन जो वोटर हैं वो 47,086 हैं। टोटल वोटर यहाँ जो हैं वो तकरीबन 99,973 बनते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो
तो टोटल पोलिंग स्टेशन 174 है, जिनमें से 119 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 अगस्त को यहाँ पोलिंग हो चुकी थी। जो अमला यहाँ नहीं पहुँच सक रहा था, मौसमी सूरत हाल थी, उसके बायस जो जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर अभी तक यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, वो 54 हैं जो बाकी हैं। तो आज इन पे पोलिंग हो रही है और इस वक्त यहाँ इस हल्का इंतखाब के अंदर सैयद बादल अली नकवी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और इनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी शहजाद, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। शाम को ही पता चलेगा कि वोटर अपनी वोट की परचेज के जरिए इन दोनों हल्का इंतखाब में किनका इंतखाब ठीक है करते हैं। बशारत, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलें इस पर तज्जिया हासिल कर लेते हैं कि अब नून लीग आगे आगे है और ऑब्वियसली अब हमें हुकूमत साजी के बारे में नून लीग के हवाले से क्या फैसला सामने आता है, इस पर बात करनी है। अब साहब कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन फॉर बोल न्यूज़ और तज्जियाकार। अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुस्लिम लीग नून की हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़तरी है, और क्या समझती हैं ये अवामी एतमाद का इजहार है या वफाकी जो सियासत है उसके समरात देख रहे हैं यहाँ पर नज़र आते नताइज में? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हमें एक तो ट्रेंड नज़र आता है हमेशा से, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑल्सो। बहुत से फैसले कश्मीर के हवाले से विफाक से होने होते हैं, तो गिलगित और कश्मीर में अमूमी तौर पर वही हुकूमत बनाता है जो विफाक में हुकूमत बनाता है। लेकिन यहाँ पर नून लीग के हवाले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कैंपेन पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिल्कुल इस बार बराबर नजर आई। इस बार बड़ी गैर मामूली गहमा गहमी हमें कश्मीर के इंतखाबात में नजर आई। तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे क्लेम्स हैं और धांधली के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। दूसरी तरफ खुद भी बद इंतज़ामी बदनज़मी के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लगे। लेकिन यहाँ पर जो सीटें हासिल की हैं नून लीग ने, उसके हवाले से अलबत्ता बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात जो पीपल्स पार्टी ने लगाए वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए। तो जब वो एड्रेस होंगे तो उसके बाद कहना हमारे लिए भी मुमकिन होगा कि कितनी दुरुस्त है वो नशिस्तें जो नून लीग ने हासिल की, या क्या वो अब हकीकी तौर पर कोई अवामी पजीराई है या दीगर। लेकिन ये तमाम बातें कहते हुए हमें ये मद्देनज़र रखना होगा कि कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात है, उसने इसका बॉयकॉट किया था। इसके अलावा कश्मीर में एक बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है और वोटर टर्न आउट भी यहाँ पर वो नहीं था जो दोनों जमातें क्लेम कर रही हैं। तो लोगों की दिलचस्पी, अपोजिशन का बॉयकॉट, उसके बाद अगर इसके अंदर इन दोनों जमातों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उसमें फिर जिसने जो हासिल किया उसको वो कितनी ही बड़ी अचीवमेंट के तौर पे बयान कर सकते हैं, ये हमें इन्हीं दोनों जमातों के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात, जिसका वो क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत भी है, उस मामले को इलेक्शन कमीशन प्रोब करेगा या नहीं, ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा। अब साहब आपने खुद भी जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी मुसलसल धांधली और पोलिंग एजेंट्स को निकालने के इल्ज़ामात लगा रही है। अगर एतराज़ात बरकरार रहते हैं तो नई असम्बली पे उसका कोई साख पड़ेगा भी या नहीं? जी, अब ये तो देखना होगा कि इतने संजीदा इल्ज़ामात के बाद भी पीपल्स पार्टी असेंबली में बैठेगी या नहीं, और फिर नहीं तो फिर हुकूमत की साख के ऊपर तो आप देखिए विफाक में जो हुकूमत बैठी हुई है उनके ऊपर पहले तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब तो खुद उनकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनको ये कह दिया। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत का अब वो उस मुकाम पर पहुँच गई है बदकिस्मती से कि हर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन कोई हुकूमत भी इस इंतखाबी ज़ाब्तों को, तरीक़ाकार को तब्दील नहीं करती है। सो हमने इवॉल्व भी नहीं किया वक्त के साथ, और हमारे हर एक के बाद एक इंतखाबात जो है वो बहुत ही मुतनाज़े होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से अवाम की हद तक जो है उनको इसके ऊपर बड़ा एक एतराज़ है, और अपना जो अवामी इंटरेस्ट है इंतखाबात के अंदर वो भी हम देखते हैं कि वो कम होता जा रहा है। तो जब उनको दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो उनका उसके ऊपर एतमाद नहीं होगा, और फिर उसके बाद कुछ इसी किस्म के इंतखाबात होंगे और इसी तरह की साख वाली हुकूमतें बनेंगी जो कि हमें अभी बनती हुई नज़र आ रही हैं। राइट अब सर मेरे ज़हन में ये बात आती है कि अब इसके बाद नून लीग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट्स अहेड फॉर देम? मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत साजी की पोजीशन में तो है, नई हुकूमत के सामने क्या सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, नून लीग के तो जो बयानात भी रहे हैं कश्मीर में प्रोटेस्ट के हवाले से, उसने समझते हैं हम कि एक, और ये एक आम राय भी है, मुबस्सिरीन की भी ये राय है, और उनके सियासी तौर पे मुखालिफ पीपल्स पार्टी ने जो कैंपेन की उसमें उन्होंने भी ये बात कही कि जो वज़रा के बयानात थे वो ख़ास से गैर संजीदा बयानात थे। नून लीग ने एहतजाज के मामले को इतना सेंसिटिवली और संजीदगी से नहीं लिया जितना एक सियासी जमात को इस मामले को देखना चाहिए था, और मैं ये समझती हूँ कि अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवामी रेजिस्टेंस का एक चैलेंज मौजूद होगा इन एहतजाज करने वालों की शक्ल में। अब आगे वो इसको किस तरीके से बातचीत के ज़रिए या मज़ीद क्रैकडाउन के साथ डील करना चाहते हैं, ये बताएगा, आइंदा वक्त ही बताएगा कि फिर उसके क्या नताइज होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कश्मीर में
एक तो ये रिकमेंडेशन है सामने बिलावल भुट्टो की कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पे उन लोगों को एतमाद में लेना चाहिए जो अपने ग्रीवेंसेस रखते हैं, और नून लीग को भी अपनी पॉलिसी कश्मीर के मामले के हवाले से तब्दील करनी होगी। जो उनकी इस इलेक्शन कैंपेन में रही है वो तो ऐसा नहीं नज़र आता कि एक कामयाब पॉलिसी है कश्मीर में एहतजाज को लेकर। अच्छा अब्सा, अगर तो पीपल्स पार्टी आगे चल के इन नताइज को चैलेंज करती है या फॉर दैट सेक इससे एक स्टेप और आगे एहतजाजी रास्ता इख्तियार करती है, तो जो खित्ते की सूरत हाल है वो आप कैसे देखती हैं? जी, ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में कोई एहतजाज का रास्ता अपनाएगी। यहाँ पर तो जो मुल्क में बड़ी अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी अपना लीडर जेल में होने, उनकी मुलाकातें बंद होने और उनकी सेहत से मुतालिक कंसर्न्स के बावजूद कोई मौसर एहतजाज नहीं कर सकी। आपको याद होगा खान साहब की बहन अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर ये मुतालबा करती थी कि यहाँ पर रहनुमा क्यों हमारी क़यादत लेकर नहीं आ रहे कारकुनान को। सो एक माहौल ही नहीं है इस वक्त, और मेरे ख्याल से अगर वो जो एक हुकूमती पॉलिसी है जो कि क्रैकडाउन की एहतजाज ना करने देने की पॉलिसी है, उसके ख़िलाफ़ जाकर वो पीपल्स पार्टी तो एहतजाज की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन यकीनी तौर पर इस मामले को लेकर बयानबाजी मज़ीद सख्त होगी और मुमकिना 28वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के हवाले से जो तब्दीलियों की मुमकिना बातें हैं उस पर अपना लीवरेज बढ़ाने के लिए। राइट। अब सर आपने अभी जिक्र किया कि हमने इवॉल्व नहीं किया, ख़ास करके जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, शफाफियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, क्या जो इंतखाबी निज़ाम में चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत है? देखिए, कश्मीर के इंतखाबात में वैसे तो हम जनरल इलेक्शंस में भी इस पे बात करते हैं कि हमारे वोटिंग सिस्टम्स, हमारे यहाँ कभी RTS का बैठ जाना या फॉर्म 47 के मामलात होना, ये आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर कहीं पर भी नहीं होता। बहुत पहले सेटल कर दिए गए थे ये मामलात, लेकिन आज़ाद कश्मीर में यकीनी तौर पर ये जो 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं, ये मामला सरगर्म है, ये एहतजाज की एक बड़ी वजह है, ये कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक बड़ा एतराज़ है इसके ऊपर। और मैं समझती हूँ कि इस मामले को न सिर्फ एड्रेस होना चाहिए बल्कि बहुत संजीदगी से एड्रेस होना चाहिए, और तमाम तरफ का जो नुक्ता नज़र है, यकीनन जो मुहाजिरीन वहाँ से आए उनकी अपनी जो कुर्बानी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। मुजाहिरीन का मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि इनको मखसूस नशिस्तें डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि इतना तनासुब नहीं है वोटों का। तो देखते हैं कि ऐसी किसी बात के ऊपर आइंदा गौर व खौस होता है, लेकिन यह है कि ज़रूर ये एक ऐसा मामला है कि जिसको अब एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्सा, आप इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आज 2 हलकों में इस वक्त पोलिंग जारी है और उसके बाद तीसरा और आखिरी मरहला है और वो 10 अगस्त को गालिबन है, और जब वो मरहला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वैसे तो शायद 70% तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि जब तक तीनों नताइज मुकम्मल नहीं होते, यस, तो अब सूरत हाल अब ये है कि कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात का मौसम है। वैसे मुल्क भर के अगर मौसम की बात की जाए तो वहाँ पे मानसून का जोर बढ़ रहा है और इसके साथ साथ सैलाब का ख़तरा भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और इस हवाले से NDMA ने 4 अगस्त तक बड़े दरियाओं में बरसाती नदी नालों और मुतादिद शहरी इलाकों में भी अलर्ट्स जारी कर दिए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दरियाओं में फिल वक्त निचले दर्जे का हमें सैलाब नज़र आता है। वो ऊंचे भी दर्जे में उसका दर्जा चेंज भी हो सकता है और ऐसे में खदशात बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं ज़रा सिंध का, और अगर हम हैदराबाद की सूरत हाल के हवाले से अपने व्यूअर्स को बताएं कि वहाँ पर क्या बन रही है सूरत हाल। तो जनाब, तूफ़ानी बारिश की प्रोडिक्शन कासी है, आपका अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। ऐसे में जो इलाका है वो ज़ेरे आब भी आ सकता है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो ज़रूर अलर्ट हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से बात करते हैं। जी इरफान, बताइए जो बारिश हुई उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? जी, हैदराबाद में हफ्ते की शाम से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला इतवार की रात तक जारी रहा, जिसमें 2 तूफ़ानी स्पेल्स भी हुए और शहर भर की शाहराहें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी का ऐलान किया गया था और इन इंतज़ामात के तहत मरकज़ी शाहराहों पर निकासी आब का अमल शुरू किया गया। 24 घंटे में मरकज़ी शाहराहों पर जनरेटर्स पंपिंग स्टेशंस पर लगाकर निकासी का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि जो नशेबी इलाके हैं, हैदराबाद शहर हो, लतीफ़ाबाद हो या कासमाबाद हो,
वो अब भी ज़ेर आब हैं। रेलवे स्टेशन पर कई फीट पानी जमा है, रेलवे कॉलोनी में जमा है, कासमाबाद के नशेबी इलाकों में, लतीफ़ाबाद के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है और कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इसकी निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 85 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और देही इलाके में। और अब जो पानी है निकास बारिश का वो मौजूद है उन नशेबी इलाकों में जहां पर सीवरेज की लाइनें मौजूद नहीं हैं। शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो बेहतर है। मरकज़ी शाहराहें साफ़ हैं, नशेबी इलाकों में पंपिंग मशीनें लगाकर निकासी का अमल किया जा रहा है और जहां जहां सीवरेज लाइनें उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। तो रेन एमरजेंसी के तहत जो इकदाम किए गए उस पर शहरी भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, मगर जो इलाके नशेबी इलाके हैं वहाँ शहरी जो हैं परेशान हैं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा सामने आ रहा है कि फौरी तौर पर बारिश का पानी निकाला जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ सकें और एक आम आदमी की परेशानी दूर हो सके। जी, हैदराबाद से इरफान आराई हमें अपडेट कर रहे थे। अब राजनपुर का रुख करते हैं, जहां हालिया मानसून की बारिशों ने इस ज़िले में एक बार फिर सैलाब के ख़तरे की घंटी बजा दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट भी मुतल्लिक़ा इदारों को जारी कर दिया है। इसकी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद नवाज। अहमद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, हालिया मानसून की राजनपुर ज़िले में सैलाब के ख़तरे की घंटी बजा दी है और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी मुमकिन सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र यहाँ अलर्ट मुतल्लिक़ा इदारों को जारी कर दिया गया है और यहाँ मुतासरा इलाकों में पश्तों की मजबूती के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल सैलाब ज़िला राजनपुर में बड़े पैमाने पर तबाही फेर देता है। लोगों के घर, माल, मवेशी, फसलात वहाँ सैलाब की नज़र हो जाते हैं और हज़ारों लोग घर से बेघर होकर सड़कों पर यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में ज़िले किसान बोर्ड के चेयरमैन अल्लाह यार खान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए? यहाँ सैलाब का ख़तरा मंडला रहा है, हुकूमत क्या इक़दामात करे जिससे सैलाब से बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिर चासा वफाकी हुकूमत को और फौज को और सूबाई हुकूमत को भी ज़िला राजनपुर दे रहने वाले ऐसा लोग को मेहरबानी के ज़िला राजनपुर दे विच का सुल्तान भी पानी घिन के आवेंदे, एडू से दरिया भी पानी घिन के आवेंदे, हिंदा सदे बाब करने की डैम बनाया जाए। जी, आपने ज़िले चेयरमैन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ सैलाब की रोकथाम के लिए डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया इस हवाले से डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो चलें अब रुक कर लेते हैं ज़रा फिरोज़वाला का, जहाँ नाला भेड़ का हिफाजती बंद टूटने के बाद काफ़ी लोग इस वक्त पानी से मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1112 का अमला एक्टिव नज़र आ रहा है और तमाम सूरत हाल को कंट्रोल भी कर रहा है। तो रेस्क्यू इंचार्ज के साथ इस वक्त मौजूद हैं अली राना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे जान लेते हैं। अली राना, बताइएगा किस हद तक यहाँ पर लोगों को मदद फराहम कर दी गई है? आला भेड़ का बंद टूटने के बाद काफ़ी लोग जो है वो बेआसरा हो गए थे, बेयारो मददगार हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी तंजीमें जो है एक्टिव हो गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमें और उसके साथ साथ 1112 का अमला ख़ास तौर पर जो है वो इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहा है। और इस वक्त फिरोज़वाला के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है और कितने लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन 1.5 हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हैं। प्रीलाइमरी हमने लोगों को आगाह भी किया, अवेयर भी किया हिस्ट्री के मुताबिक कि अपने प्यारों को यहाँ से निकाल लें ताकि आपके बच्चे और जो औरतें हैं वो महफूज रहें। अपने घरों के अंदर एक एक मेल छोड़ दें ताकि कोई चोरी चकारी वाला मामला ना हो। लेकिन घर को छोड़ना मुश्किल है, तो अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला और हमारी 15 बोट्स यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं। अभी पानी का लेवल 2000 क्यूसिक पे आ गया और तकरीबन 3-4 फीट पानी डाउन हो गया है। अभी बोट ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल हो गया और रोड भी साइडों से क्लियर हो गए हैं। अभी मैं आपके ज़रिए लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं खाने के वाले से, राशन के वाले से, वो थ्रू रोड्स, दोनों रोड्स के ऊपर मैंने अपनी मोटर बाइक्स इंगेज कर दी हैं और रहनुमाई के लिए, ताकि लोग थ्रू रोड जाएं और लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कर लें। हाँ जी, बिल्कुल, आपने इंचार्ज की बात सुनी। उनका यही कहना है कि रोडों को क्लियर कर दिया गया है, पानी का जो बहाव है उसमें कमी वाक़या हुई है और उनका कहना है। ठीक है, फिरोज़वाला की सूरत हाल भी हमने जानी और इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा बालाई इलाकों का रुख करें तो चित्राल में इस वक्त काफ़ी तबाही मची हुई है और बताया जा रहा है कि 2015 के बाद
अब इतना डेवस्टेटिंग ये फ्लड है जो कि पुल भी बहा के ले गया है और बरोज़ गोल पुल एक बार फिर सैलाब की जद में है। 2015 में भी ये सैलाब यहाँ पर पुल बहा ले गया था और ये सिचुएशन वो जो हम बात करते हैं जब ग्लेशियर मेल्ट होता है और उसके साथ पहाड़ का जो पूरा मलबा है, मट्टी, कीचड़, स्लज, वो सारा आता है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। हाँ, और कुछ जो यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के लिए ज़मीन को नरम ऑलरेडी कर दिया होता है ग्लेशियल मेल्ट ने, और फिर जब बारिशें होती हैं तो उसकी वजह से मज़ीद नुकसान का सबब बनती है। ऐसी सूरत हाल में बस लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि ये जो सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है वो इसीलिए भी है कि आप इसको देखें और समझें कि सेकंड्स के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेला जो है अपने साथ ये पुल बहा कर ले गया है और इसकी वजह से अगर यहाँ पर करीब आदि होती तो उसको बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन जान लेते हैं। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप तर्जुमान है महकमा मौसमियात के लिए। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सुबह खैर। अंजुम साहब, एक तो ये कि ये जो निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा था, अब हम देख रहे हैं कि इसकी सिचुएशन पानी जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, तो कौन से हमारे दरिया हैं जो इससे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं और फिर उसकी लोकल आबादी के हवाले से भी आप हमें बता सकें कौन से गाँव और कौन से इलाके से मुतासर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, दरियाए सिंध में इस वक्त गुड्डू, कालाबाग और खक्खर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और ये अभी निचले दर्जे का ही सैलाब रहेगा क्योंकि सिचुएशन कुछ इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है कि इसको हम मजीद मीडियम की तरफ लेके जाएं। जनाब पे पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस मौजूद था क्योंकि इंडिया की तरफ से पानी का जो फ्लो है उसकी वजह से जनाब में अक्सर स्ट्रेस रहता है और ये स्ट्रेस आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। और इसके अलावा जो है मज़ीद ये है कि अगर दरियाए सिंध की बात करें तो नहीं है और जैसा कि बताया गया कि डेली बेसिस पर जो है वो 2 to 4 टाइम अ डे जो है तमाम मुतालिका अदारों को इवन सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर जो है वो PMD की जो सोशल मीडिया चैनल्स है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तमाम पर जो है ये आदाद शुमार पब्लिक के लिए भी जारी किए गए। जी अंजुम साहब, ये आज तक की अलर्ट थी 4 अगस्त तक की। इसके बाद मज़ीद जो है मानसून के स्पेल दाखिल होंगे या मज़ीद शिद्दत वाले दाखिल होंगे या फिर इट्स नाउ टाइम टू डाई डाउन अबाउट दीज सिस्टम्स? जी, ओवरऑल फॉर कंट्री इट वाज फॉर 5 अगस्त तक था ये और इसके बाद 1 से 2 दिन का गैप है। इट डजंट मीन कि मुल्क में बारिश नहीं होगी, बलाई इलाकों में बारिश ज़रूर होगी। ताहम एक्सपेक्टेड है कि 7 तारीख से दोबारा जो है वो जो मानसून हवाएं हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और वो दोबारा मुल्क के बालाई इलाकों में पेनिट्रेट करेंगी जिसकी वजह से GP, KP, बलाई पंजाब और वस्ती पंजाब में मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, और शहर काइट के लिए भी कुछ बता दें हमें कि क्या मौसम की सूरत हाल रहेगी। अभी तो ये जो पहले कहा जा रहा था कि कराची में हल्की फुल्की बारिश होगी, वो तो हल्की फुल्की भी नहीं हो पाई, तो अब क्या यौम आज़ादी के लिए 14 अगस्त के लिए कोई प्लानिंग कर लें कराची वाले? जी देखें, कराची का आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान मौसम जो है वो यूजुअल ही रहेगा जैसा कि इस सिस्टम से पहले था, जिसके तहत जो है वो आसमान पर समुद्री बादल मौजूद रहते हैं, समुद्री हवाएं बहाल रहती हैं, मौसम ऑलमोस्ट प्लेजेंट होता है और यही सिलसिला और जो रात गए सुबह के बाद में जो थोड़ा बहुत बूंदाबांदी के इम्कानात होते हैं वो भी रहेंगे और ये अभी जो है ये इस किस्म का मौसम जो प्लेजेंट मौसम है ये लास्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो जनाब ये थी मौसम की सूरत हाल। इसी के साथ हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मामला बना हुआ है, कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की गुलिस्तान जौहर से लाश मिलने का मामला, तहकीकात जारी और रोज़ाना की बुनियाद पर नई डेवलपमेंट सामने आ रही। सादिया बिल्कुल, और हम इस मुकदमे में देख रहे हैं कि तफ्तीश जारी है और एवरी डे कोई नई वीडियो खास करके फ्लोट करती है और वो वीडियो जो है वो नया रुख दे देती है और लोग समझने लगते हैं कि जो फुटेज आई है इसके ऊपर पुलिस क्या
तहकीकात करेगी। तो अब जो नई फुटेज आई है उसमें देखा ये जा सकता है कि रज़ा जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहाँ पर वो अपनी पॉकेट से निकाल कर कुछ फेंकते हैं और लग ऐसा रहा है कि शायद उन्होंने अपना फ़ोन फेंका है क्योंकि उसमें से एक लाइट निकल रही है। तो खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वीडियो के बाद हासिल कर लेते हैं और अब तक जो पेशरफ्त हुई है। खुरम, सुबह बखैर। अभी तक जितनी भी पेशरफ्त हुई है, ख़ास करके क्रिप्टो की बात की जा रही है और जो कल वीडियो आई है, इसको मिलाकर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, बता दीजिए। देखें, अब तक के जो सामने आने वाली तमाम तर सूरत हाल है ये मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से, तो 28 जुलाई की सुबह तकरीबन 4-4:30 के दरमियान ये फिरोजाबाद से अपने घर से निकले, जो कि बादराबाद में इनका घर वाक़ है। उसके बाद तकरीबन 30 घंटे बाद इनकी डेड बॉडी जो है वो गुलिस्तान जौहर में एक नर्सरी जो कि झाड़ियाँ हैं वहाँ से ये बरामद हुई। तफ्तीश में पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की है। ये बात भी सामने आई है कि जो मकतूल मीर रज़ा हैं ये कुछ पैसों को लेके भी परेशान थे। तकरीबन 3 करोड़ के लगभग की रकम जो है वो सामने आई है। तहकीकाती इदारे हैं वो बताते हैं कि इन्होंने 3 बिजनेस टाइकॉन को जो है वो मैसेजेस भी किए रकम के हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी मदद की जाए। साथ ही जो एहलिया जो इनकी मंगेतर हैं उनका भी बयान लिया गया। उनके बयान में ये बात सामने रब्ता नहीं हुआ। 3 बजे के बाद मकसूद जो मंगेतर की जानिब से मैसेजेस किए गए कि वो बहुत परेशान हो रही हैं और उनसे राब्ता क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है। ये तमाम चीज़ें रही हैं। गुज़श्ता रात एक सीसीटीवी और फुटेज सामने आई जो कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में एक शादी हॉल की है, जिसमें मीर रज़ा अली को जो है वो पैदल जाते हुए देखा गया और अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते देखते हुए देखा गया। लाइट भी जली बाकायदा फ़ोन की, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन जिस शहरी को मिला है उस शहरी पुलिस के पास पहुँचे और वो मोबाइल फ़ोन पुलिस को जो मिला है उस हवाले से पुलिस ने रूट मैप तैयार किया और उस जगह पहुंची जहां पर रज़ा की लाश मिली थी। शादी हॉल से कुछ ही फासले पे जब मैं कल उस जगह पर खुद गया तो देखा कि तकरीबन सीधा गए तकरीबन 100 से 200 मीटर के करीब से लेफ्ट से गली आती है, फिर जिसका दोबारा लेफ्ट लिया तो वो तैयारी थी वो जगह थी जहाँ से लाश मिली। अच्छा, कुछ डिस्टेंस एक सीसीटीवी फुटेज हमने और 2 दिन पहले नशर की थी जिसमें मोटरसाइकिल दिखाई गई थी। मोटरसाइकिल जो कि जाए वक़्वा पर आके रुकी और 25 सेकंड तक वो मोटरसाइकिल सवार वहाँ मौजूद रहा। उसको भी चेक किया, उस लाश मिलने की जगह को लेके और उस मोटरसाइकिल सवार के जो जहाँ रुकता है वो वहाँ से लेके पैदल वहाँ तक के जाने का जो सफ़र है वो 55 सेकंड का था। 25 सेकंड में भी वो शख्स वहाँ नहीं जा सका था। तो मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस की जो है वो तफ्तीश जारी है। वैफेल का ये कारोबार करता था लड़का जो रज़ा है। अहले खाना का ये कहना है कि जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकता। इसी तरह पुलिस अभी तक दोनों पहलुओं को लेकर चल रही है कि ये कत्ल है या खुदकुशी है, दोनों को सामने रख के तफ्तीश जारी है। इसमें बना दी गई है। अच्छा, अगर इस पूरी जो अब तक फुटेजेस मिली हैं उनकी पूरी अगर क्रोनोलॉजी सेट की जाए तो ये बच्चा निकलता है, ये गन लेके निकलता है, उसके बाद से लेके जो आखिरी फुटेज मिली है कि उसमें वो मोबाइल भी फेंक देता है। तो पुलिस ने इस जाविये से अब तक कोई की है कि अब तो मोबाइल भी मिल गया है तो उसका फोरेंसिक उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें से क्या चीज़ें अगर हुआ है फोरेंसिक तो क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। और ये जो आपने 3 करोड़ की गालिबन बात की थी ये इसी कारोबार से मुंसलिक जिससे था ये बच्चा, उसी का मामले का लेन देन था या अलग से कोई इसकी इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ कुछ कोई लेन देन था, इस पर अगर आप हमें बता सकें। देखिए, इस जो वैफेल का जो कारोबार है इससे हटके भी करेंसी का भी कारोबार था, उसमें भी काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई थी। उस हवाले से भी इसमें काफ़ी नुकसान जो है वो सामने आया है। जो 2 तहबाबों के बयान दिए गए पुलिस की जानिब से, तहकीकाती जो टीमें जिस पर काम कर रही हैं वो भी नुकसान सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर पहलू हैं, दीगर मामला हैं कत्ल और खुदकुशी को लेके, क्योंकि एक फुटेज ये भी सामने आई थी कि जो रज़ा अली मकसूद है वो अपने शॉप से पिस्टल लेके निकलता है और वो उसके बाद पिस्टल गाड़ी में रखी और गाड़ी के बाद फिर वो अपने घर गया। अब बात इसमें यह है कि जब रज़ा के पास गाड़ी अपनी मौजूद थी तो उसने उस दिन ऑनलाइन टैक्सी क्यों बुक की और फिर ऑनलाइन टैक्सी से बुक करने के बाद वो उस मकाम पर पहुंचा जहाँ उसकी लाश इसके कुछ ही फासले पर उसने उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को भी छोड़ दिया। टैक्सी ड्राइवर का ही बयान सामने आया है। टैक्सी ड्राइवर ने ये बताया है कि 510 रुपये के करीब उसकी जो है वो रकम बनी थी और लेकिन जो रज़ा है उसकी जेब में 1000 रुपये का नोट था और रज़ा ने उसको 1000 रुपये दिए और ये कहा कि ये आप रख लें। अच्छा, इसमें एक बात और है, रज़ा ने गाड़ी में बैठने के बाद अपनी पसंद का एक सॉन्ग भी प्ले करने के लिए कहा गया टैक्सी ड्राइवर को। बाकायदा वो गाना सुनते हुए उस मुकाम तक पहुंचा है, लेकिन इस दौरान ना तो ही रज़ा के मोबाइल पर कोई कॉल आई है, ना ही रज़ा ने किसी को कॉल की और ना ही रज़ा ने ड्राइवर से बात की है।
इन ऑब्वियसली तमाम चीज़ों खुरम को ये जो है वो डेवलपिंग तफ्तीश स्टोरी कर है दिया और गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और नई नई सीसीटीवी फुटेजेस हैं, एक नया रुख दे देते हैं तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन को। तो आपसे इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने का सिलसिला जारी रहेगा। फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये भी बता दें कि मुल्क भर में आज चहलम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट पर हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद किए गए हैं और हसास तनसीबात पर अहम इमारतों पर अवामी मकामात के हवाले से भी निगरानी के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। अफजाल अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हमें अपडेट करें ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। अफजाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी मामला की? जी, भर की तरह लाहौर में भी शोहदाए करबला का चहलम जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर का मरकज़ी जुलूस जो है वो अब से कुछ देर के बाद हवेली अलिफ शाह से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादार जो हैं वो सुनहरी मस्जिद के बाहर जो हैं वो नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। लाहौर में मजमूई तौर पर जो हैं वो 17 जुलूस और 44 मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिस पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं वो तैनात हैं। जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर जो हैं वो जगह जगह खारदार तारें लगी हुई हैं, जबकि जुलूस के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और जामे तलाशी के बाद जो है वो अज़ादारों को जुलूस में शिरकत होने की इजाज़त दी जा रही है। जी अफजाल, आप हमें लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, दोबारा हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए इस्तेविदा से। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हम एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अबाउट द टाइम कि हम ज़रा क्रिकेट के बारे में बात कर लें। तो कुछ बेटर ब्रीद कर रहे होंगे पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने कल का मैच देखा है विद द बैटिंग दैट पाकिस्तान हैज़ शोन, बट डज इट रियली मीन कि पाकिस्तान कैन टेक दिस टेस्ट या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ रही कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल पाकिस्तान के नाम रहा एज आई सेड। और पहले जो कौमी बॉलर्स थे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 344 रन पर महदूद किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि कल अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई एंड इट वाज अ प्लेजर टू सी बाबर आजम स्टेइंग ऑन द विकेट। अभी एक विकेट पर मौजूद हैं, 86 रन बना चुके हैं एंड होपिंग कि वो अभी स्टे करेंगे आज। एब्सोल्युटली, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है ऑन नॉट दैट बैटिंग फ्रेंडली विकेट, लेकिन अब सिचुएशन आगे क्या रहने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने लीड काफ़ी कम कर दी है और अब वही जो डर पाकिस्तानी फैंस को लगा रहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कहीं कोई कोलैप्स ना हो जाए। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो ये कल बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन उससे भी हटके पहले बात कर लेते ज़रा अब्दुल्ला शफीक की। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला शफीक का वो शॉट जो उन्होंने कीमार रोच को अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए स्ट्रेट ड्राइव, मतलब कि इससे ज़्यादा बुकिश शॉट हो नहीं सकता, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए अब्दुल्ला शफीक। याया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और असल और बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, किसी शक व शुबे के बगैर बड़ी शानदार कारकर्दगी है और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान टीम जीत के लिए मुतलाशी है और पहले टेस्ट मैच में हमसे 210 रन चेस नहीं हुए, यहाँ पर 344 रन तक वेस्ट इंडीज़ का जाना और उसके बाद एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम के दरमियान यकीनी तौर पर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत हद तक जो है वो मुतवाज़िन अंदाज में खड़ा कर चुकी है। लेकिन जिस तरह फैसल आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चाहने वालों के जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं दिल धक धक कर रहे हैं, क्योंकि अब भी हम कुछ 70-75 रन दूर हैं वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग 344 से, और हमारा ये अंदाज रहा है कि एक अच्छा आगाज, एक अच्छी पार्टनरशिप और उसके बाद कोलैप्स। इस टेस्ट मैच में आपने बड़ी लंबी बैटिंग खिलाई है और अभी आने वाले बल्लेबाजों में तजुर्बेकार रिजवान हैं, पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अवैध जफर हैं,
ऑलराउंडर सलमान अली आगा हैं, साजिद जिन्होंने 4 आउट किए वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सही मानों में अब्दुल्ला शफीक ने इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम को ड्राइविंग सीट पर लाने में किरदार अदा किया। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, किसी शक व शुबे के बगैर, और वेस्ट इंडीज की टीम को यहाँ पर जस्टिन ग्रेव्स के बॉलिंग ना करने का खमियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने 73 रन जरूर स्कोर किए, लेकिन वो बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं है। तो बज़ाहिर तो इस पिच के अंदर अब तक ऐसा कोई वेयर एंड टेयर नहीं नजर आया कि जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात का सबब बना हो। आपने बात की कि जिस अंदाज में अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर बैक ड्राइव किया, बड़ा शानदार उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी स्कोर की। उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी कमांड कंट्रोल के साथ इस टेस्ट मैच में बैटिंग की है, और वो जिस अंदाज में अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की है उसका पूरा फायदा जो है वो बाबर आजम ने भी उठाया। लेकिन एक चीज जो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान की बैटिंग में, वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रही है, जो कि मैग्निफिसेंट है। राइट। और एट द सेम टाइम याया भाई, वन थिंग इज़ दिस कि हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड में और फैसल भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि कहाँ आप 266 से लेकर आ गए, इनको ओवर 300 ओवर लेके चले गए 350 के करीब। क्या समझते हैं आप, कुड वी रिस्ट्रिक्ट वेस्ट इंडीज़ की टीम को वहाँ पर, या आपको लगता है कि ठीक है वी वर एक्सपेक्टिंग दिस? सादिया, देखिए टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है, और वेस्ट इंडीज की अगर आप इनिंग्स देखती हैं तो 73 जस्टिन ग्रेव्स के, फिर कप्तान रॉस्टन चेस के 70 रन, तीसरा उनका बड़ा स्कोर उनके ओपनर ब्रेंडन किंग का 46, और चौथा बड़ा स्कोर जो है वो एक्स्ट्रास की शक्ल में 35 रन थे। वेस्ट इंडीज की टीम ने विकेटें उनकी गिरती नहीं, लेकिन उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में पार्टनरशिप लगाई और 344 तक वो अपनी टीम के स्कोर को लेकर गए। और एक टाइम पर हमने वेस्ट इंडीज के जो पहले 5 खिलाड़ी थे वो 170 के करीब आउट कर लिए थे, लेकिन फिर उनके आखिरी 5 खिलाड़ियों ने मुजाहमत की जी। तो अब पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम लंबी बैटिंग करें, और आज अगर तीसरे दिन जितनी लंबी बैटिंग कर सकते हैं, आपने इतनी लंबी बैटिंग खिलाई है, तो आप वेस्ट इंडीज को रन्स के पहाड़ तले ही दबा सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। अगर आपने पहले टेस्ट मैच की तरह बिल्कुल लीड के करीब पहुंचकर उनको लीड दिलवा दी, तो फिर इस टेस्ट मैच की चौथी इनिंग आपको खेलनी है, ये आपको याद रखना चाहिए। भले से आप 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ इस टेस्ट मैच में जा रहे हैं, अभी तक वॉरिकन इस टेस्ट मैच में विकेट नहीं ले सके हैं, लेकिन चौथी इनिंग में अगर वेस्ट इंडीज की टीम को पौने 200 रन मिले तो वो आपके लिए मसाइल खड़े कर देंगे। वरिकन अजान को तो मेरे ख्याल से उन्होंने आउट किया, और जो बॉल थी वो बड़ा डिप होके हुई थी, और ये क्या कहा भी जा रहा है कि स्पिन विकेट है। और वही जो आपने बात की आया भाई कि चौथी इनिंग्स जो है वो बहुत वरीसम होगी पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान अपना इनिशिएटिव ये लूज़ कर देता है। मैं इस टेस्ट मैच में मज़ीद भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इसी बीच एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो ये कि पाकिस्तान PCB ने बैटिंग कोच अपॉइंट किए हैं नए, माइक स्मिथ, और ये PSL में फ्रेंचाइज टीम के साथ भी मौजूद थे। और माइक हैसन के बाद माइकल स्मिथ, कैसे देखते हैं इस अपॉइंटमेंट को सर? मुझे जी अच्छी तस्वीर सरफराज की दिखाई दे नहीं रही। जो सरफराज आए थे तो वो अपनी टीम लेकर आए थे, और उनके पहले फील्डिंग कोच की छुट्टी हो गई, और उनके फील्डिंग कोच को इस दौरे पर नहीं लेकर गए। अब असद शफीक की भी छुट्टी हो गई है इंग्लैंड के दौरे में, जिस तरह आपने बताया कि नए बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अभी और भी तब्दीलियां होने वाली। ऑलराइट, ठीक है। और यार भाई अगर ये भी बता दें कि ये तब्दीलियां कोचिंग मैनेजमेंट में ही होने वाली है? जस्ट आस्क। एब्सोल्युटली सादिया, किसी शक व शुबे के बगैर, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान टीम हारती है तो बोर्ड डोमिनेट करता है, टीम जीतती है तो खिलाड़ी डोमिनेट करते हैं। तो बाबर आजम के लिए ये एक बेहतरीन मौका है, और आप देखिए कि आउट ऑफ नोवेयर अब्दुल्ला शफीक को वो लेकर आए। उनको अब्दुल्ला शफीक के ऊपर एतमाद था। अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उन्होंने डबल सेंचुरी अंडर द कैप्टनसी गोल में श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम की कप्तानी में बनाई, और अब वो आए हैं तो नंबर 3 पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले नंबर 3 पर फर्स्ट टेस्ट मैच में शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की थी। और बड़ा सवाल ये होगा कि इस परफॉर्मेंस के बाद शान
इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में वापस आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा? ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। makes सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे कि एक कमांडिंग पोजीशन है, तीसरे दिन वो स्टार्ट कर रहा होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी का जो कमांडिंग पोजीशन आप समझ गए होंगे। एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे इंटरनेशनल इशू की। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी के साथ धमकियों का तबादला भी जारी है। खित्ते में कशीदगी बरकरार है। आबना हॉर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। बिल्कुल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हमारे जारी हैं और किसी भी तबाहकुन कार्रवाई से पहले हम चाहते हैं कि तेहरान के साथ एक दफ़ा फिर से मुआहदे की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ट्रंप ने एक दफ़ा फिर से खबरदार कर दिया है कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान को फिर इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। और साथ ही अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि एट दिस मोमेंट सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के साथ साथ दीगर ममालिक सफारती कोशिशें करें, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान भी शामिल है। और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी सदर है मसूद पेशेज़गियान, उनका ये कहना है कि ईरान कशीदगी नहीं चाहता है, लेकिन ये भी ना समझा जाए कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई हमला करेगा और हम उसको बर्दाश्त करेंगे। तो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया कि आबना हॉर्मुज़ में किसी मुतबादिल रास्ते की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो डीन्यूक्लियराइज करने की बात की जा रही है ईरान को, और फिर एट द सेम टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नया मुआहदा करने की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्या वाकई ही इसमें गल्फ राज़ी कर सकता है ईरान को या नहीं? इस पर बात कर लेते हैं। सुंदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के लिए। सुंदर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सुबह बखैर। सुंदर साहिबा, कल एक मैं यूँ कहूँ कि एक और धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, काइंड ऑफ मेरे ख्याल में ईरान को डायलॉग की तरफ लाने से पहले पुश दिया है एक तरह से कि भाई आपको टेबल पर आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। लेकिन ईरान ये कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, हमें तो टोल चाहिए। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग योर प्रोग्राम। और बिल्कुल हम गुज़श्ता जितने प्रोग्राम से बात कर रहे थे कि अब यही इस पे बात कर रहे थे कि ये जो एक बार जंग का आगाज़, फिर सीज़ फायर, फिर जंग का आगाज़, फिर सीज़ फायर, अब ये ना रुकने वाला सिलसिला जो है, जिसका आगाज़ जो था वो इस्लामाबाद जो सीज़ फायर की एक MOU हुआ था उसकी वायलेशन के बाद से उसका आगाज़ हुआ था। और एक बार फिर से हमने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे थे वो अचानक से रुक गए थे। और रुकने की वजह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताई जनाब कि बहुत ही मुज़ाकरात थी कि हम तो दूसरी जंग अज़ीम की तरह का एक हमला करने जा रहे थे और इस तरह की धमकी पहले भी दी जा चुकी है, इतने बड़ी धमकी जो थी। और उसके बाद लेकिन ईरान ने फ़ोन किया जनाब कि काइंडली आप ऐसा प्लीज़ ना करें, तो हम रुक गए। तो डू यू थिंक ईरान ऐसा करेगा? ईरान ने जितनी हार्ड लाइन इख्तियार के रखी है इस टाइम, वो दुनिया हैरान है। बल्कि ईरान को ये समझाने की, बताने की ज़रूरत पेश आ रही है कि काइंडली थोड़ा सा आप उनको भी फेस सेविंग का मौका दे दें, जितना हार्ड लाइन ईरान ने इख्तियार की है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को जब तक उस तरह से फेस सेविंग नहीं मिलेगी कि ये वो सबको मालूम है कि जंग कौन जीत रहा है सफारती मैदान में, क्या एनीवे वो ईरान ही के कोर्ट में बॉल है और सबको ये मालूम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी जो फेस सेविंग चाहिए वो ईरान नहीं दे रहा है। तो ईरान अगर जरा सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, और जब ईरान ने खलीजी ममालिक को धमकी दी तो डोनाल्ड ट्रंप को जो फोन आया था वो बेसिकली सऊदी अरब की जानिब से या खलीजी ममालिक की जानिब से आया था, और उन्होंने कहा जनाब आपको हमें अड्डे देने का तो कोई फायदा तो नहीं हुआ कि मतलब आपके कोई आप सिक्योरिटी गारंटर हमारे ममालिक के तौर पे तो नहीं आया खलीजी ममालिक में। ये डर गया है, सऊदी अरब डर गया। तो जब खलीजी ममालिक की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को कॉल्स दिए, तो मैं समझती हूँ कि ये वजह बनी थी इस दोबारा से जो है वो सिलसिला थमने की, ये रीजन बनी थी कि खलीजी ममालिक की जानिब से, क्योंकि ईरान ने बता दिया था खलीजी ममालिक को कि अगर हमने हमले किए तो वो पूरा, उन्होंने कहते हैं ना कि उनको रोड मैप बना के दे दिया कि यहाँ आपके हमले किए जाएंगे अगर हमने हमले किए। तो ज़ाहिर है उनके पार्ट पे उनके खदशात भी वजह थे खलीजी ममालिक के। तो उन्होंने कहा जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप को कि आप खुदारा ऐसा ना करें। ईरान की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ईरान तो बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अब बाबुल मंदब पे भी जो है वो कंट्रोल हासिल करने की बात कर रहा है कि ओमान प्रेशर में आ गया था डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के मजीद भी आ सकता है। लेकिन ईरान के पार्ट पर तो कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई प्रेशर में आना, कुछ भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी ईरान नहीं आ रहा है। तो बाबुल मंदब पे भी अगर ईरान बात कर रहा है तो ईरान तो नहीं पीछे हट रहा है, जबकि अभी बेसिस खत्म हो रहे हैं, मिसाइल खत्म हो रहे हैं,
या मतलब किसी भी हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ही के पार्ट पर अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला है। इसमें जो कुछ महीनों में हमने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं, ईरान वो मना कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जो है वो ना सिर्फ सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से गुफ्तगू की है, बल्कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अलग अलग उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट के वो जो ट्रंप साहब कह रहे थे कि जी ये बात हुई है और गल्फ़ कंट्रीज़ ने किया है, कि वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ईरान अपने तय ये सारी मामलात कर रहा है और इसमें अगेन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द फ्रंट लाइन। पाकिस्तान इज स्टिल द ओनली मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान, जैसे कि अब्बास अराग़ची साहब ने और ईरान बाहर आ कह रहे हैं कि अगर वाहिद सालिस इस वक्त हुई है तो वो पाकिस्तान ही है, कतर की भी हाथ खड़ा करने के बाद, और खलीजी ममालिक को तो इस वक्त अपनी बड़ी है, तो इस वक्त पाकिस्तान ही जो है वो मीडिएटर है। अब उसकी सुनवाई किस हद तक हो या किस हद तक ना हो ये एक अलग मौजू है, लेकिन सालिस का किरदार इस वक्त पाकिस्तान ही अदा कर रहा है। कम से कम अभी डार साहब ने इनवाइट किया है कि ईरानी लीडरशिप को अगर दोबारा पाकिस्तान वो आते हैं, दोबारा से कोई बात होती है तो वो बात भी काफी वजन रखेगी कि क्या बात होती है दोबारा से। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल रवाबित जो थे सालिस के किरदार के सिलसिले में वो जारी और सारी है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब किसी की सुने या किसी की ना सुने, क्योंकि इंटरनल प्रेशर्स भी उनकी तरफ से बहुत ज्यादा है। इजरायली लॉबी का प्रेशर जूं का तू है, उनके मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर भी जूं का तू है। अब जबकि उनके जो जनरल कैन है, उन्होंने तो बता दिया जनाब कि आप जो है बिल्कुल जहां जहां कहेंगे हम वहां हमले कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है ये भी उनके जनरल ने उनको बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, कि इसके बहुत सारे जो इलाके पर जो है वो क्या क्या असरात मुरतब हो सकेंगे। आप देखें जो उनकी मीटिंग हुई उसमें ये भी बात की गई थी कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो जो इतनी ज्यादा बेगुनाह शहरियों की बात होगी, तो ये भी जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बात जा सकती है, ये बात भी ज़ेरे बहस आई थी। तो और इसके अलावा खलीजी ममालिक के जो वाटर रिजर्वायर्स पर, जो वाटर प्लांट्स पर जो हमले ईरान की जानिब से किए जाएंगे, खलीजी ममालिक का कितना नुकसान होगा, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ खड़े होंगे। तो जनरल ने तो बता दिया जनाब कि हमले तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन इसका खमियाजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और यही वो रीजन थी कि पिछले जो उनके एक्स आर्मी चीफ थे वो जो है वो अपनी सीट पर नहीं रहे थे, क्योंकि आने वाले जो जाहिर है जो सीट पे बैठे होता है जनरल, उसको बेहतर आर्मी चीफ उसको मालूम होता है कि जंग किस हद तक की जा सकती है और किस हद तक नहीं। उनके आप देखेंगे जो ईरान है उस पर कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल, मतलब दिस इज सो इनसेन कि वो कंधे से जो दागे जाने वाले मिसाइल है उन पे वो भी कितने खतरनाक है। और रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल मजीद चाइना से ईरान लेगा तो वो भी किस हद तक उसकी मिसाइल कैपेसिटी में इजाफा करेगा ईरान की। तो ईरान के पास जोहरी प्रोग्राम की बात तो बारहा बिला वजह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है जो कि वो बस डिफेंस सेविंग के लिए कर रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग है, अब जोहरी प्रोग्राम से ज्यादा मिसाइल प्रोग्राम से खदशा था है और रहेगा। Right, Dr. Sahiba, as we speak of dialogue, as we speak of deal, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े सपोर्टर हैं, यूएस जनरल हैं एक्स, जिनका नाम है जैकी, एंड आई एम श्योर कल का बयान आपने उनका देखा होगा। फिर ही सेज के कतर ने और पाकिस्तान ने, मीडिएटर्स का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि उन्होंने यूएस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है इस पूरे मामला में, और फिर ईरान के लिए भी उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ इनका इंक्लिनेशन है। डू यू थिंक कि इस तरह का बयान किसी ऐसे शख्स की जानिब से जिसकी बड़ी अच्छी प्रोफाइल हो, जो कि स्टडी ऑफ वॉर की इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हो, किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हो, ये आने वाली जो टर्म्स हैं डील की उस पर किसी तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की करंट क़यादत के अलावा जो जितने भी सेनेटर्स हैं और जितने भी थिंक टैंक्स हैं अमेरिका के, वो बड़ी दूर अंदेशी से देख रहे हैं सारे सिनेरियो 5 महीने से, और उनकी जानिब से आने वाले बयानात को ज़्यादा अहमियत मिली है, ज़्यादा वेटेज उस बयानात की थी, और बड़े सुलझे हुए सोचे समझे बयानात थे जो सेनेटर्स और थिंक टैंकर्स की जानिब से आते रहे। इवन पेंटागन की जानिब से भी जो बयान आते रहे। अभी रिसेंट पास्ट में ही जब सीज़फायर की इस्लामाबाद सीज़फायर की वॉल्यूशन हुई थी, तब वजीर दिफा की जानिब से और पेंटागन की जानिब से बयान था, उसको दुनिया ने सीरियस लिया था। व्हाइट हाउस के बयानात को तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो वॉर स्टडीज को समझते हैं लोग, पढ़ते हैं, डिप्लोमेसी को समझते हैं, वो यही चाहते हैं जनाब कि जंग तवालत इख्तियार ना करे और सीज़फायर एक दफ़ा ही डायलॉग से, अब देखिए 17 अगस्त को 60 दिन की जो मुद्दत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये 60 दिन से पहले जो है वो किसी ऊंट किसी करवट बैठे और ये गैर मुय्यना मुद्दत के बजाय एक ही दफा जो है वो जंग का
मुकम्मल रफा दफा खात्मा हो जाए। बेशक इसका क्रेडिट ईरान के सर जाए या अमेरिका के सर जाए, उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के सर इस जीत का सेहरा जाता है कि नहीं जाता। उनको इस बात से, अपनी अमेरिकन इमेज से, अपनी जो अमेरिकन सुप्रीमेसी से और अपने अपने बेसिस को खत्म ना होने से उनका मतलब सही और इट्स अ वाइज अप्रोच। किसी भी नेशनलिस्ट के लिए यही अप्रोच ज्यादा अहमियत की हामिल है कि किसी भी मुल्क की मतलब जो है एक इंसान के हाथ में जो किसी मुल्क के इख्तियारात देना या उसके फैसले करना किसी एक पार्टी या किसी एक इंसान के ऊपर नहीं मुनसर होता। डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी अमेरिका जहां था वहीं रहना चाहिए। ये बात जो है वो बाकी लोग समझ सके, उनके बाकी थिंक टैंक्स तभी उनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उनको दुनिया ज्यादा सीरियसली ले रही है कि मिड टर्म इलेक्शन या ओवरऑल इलेक्शन के बाद भी, ट्रंप के बाद भी जो हमारी बेसिस हैं खलीज ममालिक में, हमारे जो अमेरिकी फौजी हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बड़े अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान की जौहरी सलाहियत पे बयान दिया है, वरना पिछले गालिबन महीना 1.5 महीना तो सिर्फ आबना हरमुज पे ही मामला चलता रहा था। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? अचानक से इन्हें जौहरी सलाहियत के ख़ात्मे और हम नहीं उनको अटेन करने देंगे, कैसे याद आ गया? कोई वजन नहीं है इस बात में। मैंने कहा ना कि मिसाइल प्रोग्राम से उनको डर है, उसकी बात कर रहे हैं भला वो कि मिसाइल्स कितने स्ट्रॉन्ग है ईरान के, जो कि उनको मालूम है कि उनके मिसाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए ईरान के। वो जौहरी प्रोग्राम की बात 2015 से कर रहे हैं और ये बड़ी बेमायनी सी मजाक इस किस्म की बात है जो बात बराए बात वो कर रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम की बात तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ पेपर एक बात है, क्योंकि जौहरी प्रोग्राम का तो वो पहले ही कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि वो इरादा नहीं रखते, नहीं बना रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम की बात तो नहीं की थी, तो उनका सारा ईरान का जो जोर है वो मिसाइल प्रोग्राम पर ही है। जौहरी प्रोग्राम की बात तो आउट ऑफ पेपर है। वो डोनाल्ड ट्रंप के बारहा कहने से भी कोई इस बात को अब सीरियस नहीं ले रहा है कि उनके जौहरी प्रोग्राम पर बनाना चाहिए ना बनाना चाहिए, वो बना भी नहीं रहे हैं। ठीक है, उनकी इस वक्त प्रायोरिटी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बाद बाबुल मंदब पे कंट्रोल है, फीस लेना, अमेरिकन सेक्शन से निजात हासिल करना, इन्फ्लेशन को कम करना। मिसाइल तो उनके स्ट्रॉन्ग हो ही गए हैं, बैक्ड बाय चाइना हो या बैक्ड बाय रशिया हो। ईरान इज स्ट्रॉन्ग इन एनी वे। उसको जौहरी प्रोग्राम बनाने की मैं समझती हूँ कि फिलहाल जरूरत है भी नहीं, और उससे बात कर भी नहीं रहा। ईरान इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस जौहरी प्रोग्राम, जिसके बार बार ट्रंप भी जिक्र करते हैं। ईरान को मालूम है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम कितने स्ट्रॉन्ग है और कहाँ तक जो है वो ईरान जो है वो हमला कर सकता है। इसराइल को डायरेक्ट धमकी देने पर आ गया है ईरान। अमेरिका इसराइल को डायरेक्ट धमकी देने पर आ गया, खलीज ममालिक की बात कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये सूरत हाल तब जो है वो थोड़ी सी इस पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जब ईरान फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा और ईरान थोड़ी सी वाइडर होराइजन में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर वाइडर होराइजन में हम देखते हैं, क्या आपको वाकई ही ये इस खित्ते का यहाँ पर मुस्लिम ममालिक का ओवरऑल विन नज़र आज से अगर ईरान के साथ किसी डील की तरफ चले भी जाते हैं? मेरा मकसद ये है कि हम ये जानते हैं कि हमास को डीन्यूक्लियराइज करने की बात कर ली गई है। वेस्ट बैंक में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल अभी भी फ़लस्तीन के लिए सूटेबल नहीं है। इसराइल ये चाहता था कि किसी तरह से कोई डीन्यूक्लियराइज करने का मुआहदा ईरान के साथ हो जाए। आपको लगता है कि अगर डीन्यूक्लियराइज करने की बात आ जाती है तो खित्ते के लिए ये कितना अच्छा होगा अगर हम वाइडर होराइजन में इसको देखते हैं सारी सूरत हाल को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो कि ईरान जो है वो ऐसी कोई बात मानेगा, वो भी इसराइल की जानिब से अगर कोई ऐसी बात आती है, क्योंकि इसराइल डायरेक्टली तो ना मतलब इन सेंस के डायरेक्ट वो हमला कर रहा है और ना वो एमयू का किसी भी पीस डील का हिस्सा है। तो ईरान इज नॉट गोइंग टू लिसन इसराइल एट ऑल। अमेरिका की नहीं सुन रहा है ईरान, तो इसराइल की कहाँ से सुनेगा? सो इसराइल के अपने अंदर आप देखेंगे कि जितने भी उनके इंटरनल इश्यूज थे भी इस वक्त उस पर फोकस उनका ज्यादा है। वहां से वो दूसरी तरफ से अमेरिका को भी पुश कर रहे हैं जनाब कि आप थोड़ी सी और करें। ये जो अभी भी थोड़ी सी और जंग हुई है, ये उसके पीछे भी इजरायली स्ट्रॉन्ग डिस्पोरा ही शामिल था कि जो चाहते थे मजीद जंग की जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए इजरायली लॉबी की सपोर्ट कितनी जरूरी है उनके लिए। तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे डोनाल्ड ट्रंप जनाब की किस तरह से वो उसकी सपोर्ट भी हासिल करे, मजीद जंग भी करे, मजीद जंग करके भी फंस गए थे। तो ईरान तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात मानने या सुनने नहीं वाला है, और ऐसी कोई बात आई डोंट थिंक सो कि होती हुई नजर आती है। इस वक्त जौहरी प्रोग्राम जैसे मैंने कहा इज आउट ऑफ पेपर। अभी मिसाइल वाला जो है वो ही मतलब उनके पार्ट पर है। और दोबारा से जब एमयू की बात की जाए दोबारा से, तो मैं समझती हूँ कि ईरान को अपने एमयू के पॉइंट्स पर मजीद नजरसानी
करने की जरूरत है कि उसमें मजीद फ्लेक्सिबिलिटी 17 अगस्त से पहले अगर वो बिल्कुल कर ठीक लें है। डॉक्टर सुंदर ताकि स्मृति मजीद साहबा आप हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से मुफस्सल किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखते हैं कि अब मज़ीद जो है ट्रम्प साहब धमकियाँ ही देते हैं या फिर जिस तरह की बात हो रही है कि मुआहदा होता है नहीं होता। वेल, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के होनहार तालबा ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। आपको ये लाइन क्लीशे लग रही होगी, लेकिन जब हम आपको इनकी अचीवमेंट बताएंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया है। और इन्होंने ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, 15 साल इनकी उम्र है, इन्होंने 18 महीने लिए और 17 इम्तहानात पास किए। अब ये इम्तहानात कौन से हैं? ये एवी नहीं है कोई। शी इज़ अ क्वालिफाइड ACCA। आई मीन कम ऑन, लोगों को सालों साल लग जाते हैं ACCA के लिए। शी इज़ सो यंग, मतलब उन्होंने तो इस एज में तो हम उस स्टडीज़ की जानिब जाते भी नहीं हैं जहां उन्होंने ACCA रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो मरियम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इंस्पायर होते हैं उनकी बातों से मज़ीद। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको। एक ऐसी हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद यू नो फॉर मेकिंग दिस रिकॉर्ड फॉर योरसेल्फ एंड मेकिंग अस प्राउड। ज़रा बताइएगा हमें अपने बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपने सफ़र के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और मेरी ACC जर्नी स्टार्ट इस तरह से हुई, लाइक ग्रेड 6 में मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह स्टडीज़ करती थी, स्कूलिंग करती थी। बट आफ्टर ग्रेड 6 मैंने इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने O लेवल्स के प्राइवेट एग्जाम्स अपेयर किए जो स्टूडेंट्स करते हैं ग्रेड 10 और 11 में। सो मेरे यहाँ पर 3 इयर्स सेफ हो गए थे बिकॉज मेरे एल्डर सिबलिंग्स ऑलरेडी ACCA CA इस फील्ड में है। सो मुझे आइडिया था कि हम लोग को ज़रूरी मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको O लेवल्स के एग्जाम अपेयर करने हैं सो स्कूल के थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप O लेवल्स के प्राइवेट एग्जाम अपेयर कर सकते हैं। मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया ग्रेड 8 मैंने फाउंडेशन पेपर्स इसके अंदर क्लियर लगा है 1.75 इयर्स। एंड उसके साथ साथ मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाइड अकाउंटेंसी की भी डिग्री भी साथ में मैंने क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है ACC में कि अगर आपके पेपर्स F9 तक क्लियर है तो आपको एक थीसिस लिखनी होती है एंड फिर आपको डिग्री बैचलर्स की डिग्री भी अवार्ड हो जाती है। सो मैंने ये चीज़ भी की एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने अपना ACC भी कंप्लीट किया। ज़बरदस्त। तो 15 साल में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब आप खुद कह रही हैं F9 तक, लोगों के तो P3 तक जो है उनकी हालत ख़राब होती है। आप समझ गए होंगे अगर मैं ये कह रहा हूँ तो किसकी हालत ख़राब हुई होगी। बट देखें, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे भी कि आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है। और आप बता रही हैं कि वो जो आपके इर्द गिर्द माहौल था, आपके सिबलिंग्स खुद इसमें ऑलरेडी मौजूद थे। कभी किसी ने ऐसा डिस्करेज नहीं किया? हम तो जब अटेम्प्ट कर रहे थे हमें कहते थे अरे 8-9 साल लग जाते हैं, बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, क्या करोगे? इस तरह की कोई बातें भी सुनी होंगी आपने? ये मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे सिबलिंग्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था लाइक एक कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि प्लान भी होता है लाइक अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। बट मेरा एक ये चीज़ थी कि मैंने सोचा था कि कोई भी प्लान भी नहीं है कि मुझे गिव अप नहीं करना एंड कभी कोई सेटबैक भी आता है तो वो मैं रीअटेम्प्ट करूंगी एंड मुझे अपना एम अचीव करना है। एक्चुअली मेरा एम था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, अपने पाकिस्तान जो मेरी कंट्री है उसका नाम रोशन करना है। सो बस मेरा ये एम था एंड इस पर कंप्लीट मैंने डेडिकेशन अपनी दी एंड ये एम अचीव हुआ। राइट मरियम, एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत छोटी है, बहुत कुछ अचीव किया है एंड वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या सोचा है? वैसे तो आप इंजॉय करें अभी इसको, वैसे इस रिकॉर्ड को, बट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि लाइक जो क्वालिफिकेशन है वो मैं टूवर्ड्स CFA परस्यू करूँगी एंड उसके साथ साथ जो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स थ्रू ACC लर्न की है सो वो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगी एंड जॉब करूँगी। और एंड देन क्योंकि मेरे पास बैचलर्स की भी डिग्री है सो मैं अपना मास्टर भी परस्यू कर सकती हूँ। बस क्या बोलूँ मैं मरियम। अच्छा आप इतनी इंस्पायर इस वक्त कर रही हैं हमें,
थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी आपने जो रोड मैप दिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी अपनी इसमें रोज़ाना की कितने घंटे की स्टडीज़ हुआ करती थी, आपने इसको किस तरीके से क्रैक किया, आपने एक साथ कितने कोर्सेज उठाए थे, 4 5 कितने? स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, जब एसीसी मैंने स्टार्ट किया था, सो जो शुरू के 7 फाउंडेशन पेपर्स होते हैं वो एक स्टूडेंट एवरेज 1 ईयर आराम से लेता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 45 डेज के अंदर अटेम्प्ट किए थे। और तो उस वक्त तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टफ सिनेरियो था। लाइक मैं 8 to 9 आवर्स मेरी डेली स्टडी होती थी एंड ऐसा होता था कि मेरे नेक्स्ट वीक के एक वीक के एग्जाम्स बुक होते थे लाइक, एंड उनका मैंने अभी तक सिलेबस भी नहीं खोला होता था। एवरी वीक बस मैं लेक्चर्स देख रही, सुबह से लेकर रात तक लेक्चर्स देखे एंड एक वीक के अंदर तैयारी करके मैंने फाउंडेशन के पेपर्स अपने अटेम्प्ट किए थे। जबरदस्त। अच्छा, ये सेल्फ लर्निंग कर रही थी आप या फिर यू हैड अ ट्यूटर फॉर दैट? मैंने लेक्चर्स लिए थे मर्चाला से। राइट। तो बेसिकली आपने पूरे दिन वो लेक्चर्स लिए और फिर एक वीक के अंदर आपने एक कोर्स की तैयारी की। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। यू सच अ मोटिवेशन फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड सच अ मोटिवेशन पीपल जो अभी भी एसीसी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कई बार फेल हो चुके हैं और चाहते हैं कि पास हो जाएं। बहुत मुबारकबाद हमसे बात करने के लिए आपका। क्या मतलब? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी क्यूट एंड वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में हम अपना हिसाब बराबर करेंगे। स्टे विद अस। क्या मतलब फेल हो जाए? कुछ नहीं। वेलकम बैक। और अब सिचुएशन ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा रज़ा और जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वी आर गोइंग स्ट्रेट टू हर बिकॉज आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये सप्लीमेंट ले लीजिए, वो मेरे पास भी है सप्लीमेंट, आई एम नॉट टेकिंग द नेम एंड ऑल, और मैं इसको तो आई टेक शेक करने से इन्होंने इसके कैल्शियम और विटामिन सारे शेक कर। बहुत शुक्रिया आपका ये कहने का। बात यह है कि आजकल बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। लोग उसको देख के कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई हम लें, कैसे लें, क्या लें, क्या ज़रूरत भी है इन सप्लीमेंट्स को लेने की, और अगर है तो कैसे। विदाउट फर्दर ड्यू गोइंग टू डॉक्टर सिद्रा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। क्या आज आपने अपना सप्लीमेंट लिया? मैंने अभी तक तो नहीं लिया। आप लेती हैं वैसे? आई डू। ओके, तो मेरे ख्याल से फिर बता ही दें कि क्या क्या लेती हैं और क्यों। मेरा पहला सवाल ये है कि भाई क्यों सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए? देखिए ना, अब अगर इसमें कैल्शियम है, वो कैल्शियम दूध से मैं हासिल कर सकता हूँ। अगर इसमें विटामिन डी है तो धूप तो मेरी ज़िंदगी में ख़त्म ही हो गई है, मैं वहाँ बैठता नहीं हूँ धूप में। और विटामिन के है जी, कहाँ था वो, ग्रीन ग्रीन्स में। ओमेगा है तो वो मछली, हम इस शहर में रहते हुए मछली नहीं खा रहे हैं। सो जब ये खाने के सोर्स में ये सारी चीज़ें हैं तो मैं ये क्यों लूँ ये गोलियाँ? पहले तो ये बताएं। बेस लाइन को करेक्ट करना ज़रूरी है कि मल्टीविटामिन्स क्या हैं। मल्टीविटामिन्स का मतलब है कि इसके अंदर अमूमन 97 to 98% ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से जो बेयर मिनिमम आपको मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्पोजिशन चाहिए वो इसमें मौजूद है, ताकि आपको बीमारी से बचाया जा सके। हाँ, मतलब उसकी यानी आसान लफ्ज़ों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए वो मौजूद है इसमें। जिसको हम फैंसी लैंग्वेज में या साइंस में कहते हैं RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से इनमें मिकदार मौजूद है। मगर आपको ये जानना है कि कौन कौन इसका कैंडिडेट है। नंबर 1 इस कि अगर आपको फूड एलर्जी है और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंस हैं और आपको मेल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप सर्टेन फूड्स नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे। दूसरा ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपने सर्टेन फूड्स को ओमिट किया हुआ है, जैसे कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो लोग बहुत सारे मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे होते। द थर्ड पार्ट इज़ कि अगर आप ओल्ड एज में हैं, बिकॉज ओल्ड एज में आप कई ऐसे मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न की मेडिसिन, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में कॉमन होती हैं। इनकी वजह से आपको B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज स्टमक एसिड कम होना शुरू होता है तो आप B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। B6 की डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसीज आती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया के आप रिस्क पर जाना शुरू हो जाते हो। द फोर्थ पार्ट इज़ प्रेगनेंसी, बिकॉज आपका एक हाई डिमांड है तो आप शुरू में आपको फॉलिक एसिड एडिशनल चाहिए, लेटर ऑन आपको कैल्शियम एंड आयरन चाहिए। देन लैक्टेटिंग मदर, उसको भी इसी तरीके से हाई डिमांड की ज़रूरत होगी। या अगर आप किसी भी वजह से अपनी बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे, यू आर सेइंग आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट मैनेज,
और आप किसी वजह से भी आपका डाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं है, लेट्स सपोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, आप एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हैं और उस डाइटिंग में आप स्किपिंग मील्स भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं ले रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन अगर आपका यही पैटर्न रहा तो आपको विटामिन मिनरल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब पॉइंट ये है कि किसको लेना चाहिए। मैं जब भी टीवी प्रोग्राम्स में आने लगती हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एक दिन पहले कि क्या कोई ऐसी चीज़ है लेटेस्ट जो मैं मिस कर रही हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, बिकॉज मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो दूँ। रात 2026 का हार्वर्ड का आर्टिकल था जिसमें ये बॉटम लाइन थी कि आपको विटामिन एंड मिनरल की मेजॉरिटी लोगों को ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डाइट फुल वेल बैलेंस्ड है, जिसमें फ्रूटेबल्स, डेरीज, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन यानी अनाज की अच्छा तनासुब मौजूद है। यू डू नॉट नीड अ मल्टीविटामिन। दूसरा, मिसाल के तौर पर कोविड के बाद भी स्पेशली ट्रेंड बना के विटामिन सी के सप्लीमेंट्स, मैं ओवर द काउंटर ख़वातीन को देख रही होती हूँ विटामिन सी ले रही हैं, मगर जो फूड का बेनिफिट है वो सप्लीमेंट नहीं मैच कर सकता। अब हम इस एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। मेरे पास विटामिन सी में एक गुआवा है, एक ऑरेंज है, जिससे मुझे अच्छा खासा 60 मिलीग्राम्स मुझे कैल्शियम मिल रहा है। एक तरफ मैंने अमरूद ले लिया, स्ट्रॉबेरीज हैं, गुआवा है आपका, अच्छा वो तो उसमें आ गया, इसके अलावा आपके ऑरेंजेस हो गए, ये सारा सिट्रस वो है, विटामिन सी। अब मैंने एक तरफ कहा ओके हु इज़ गोना टेक इट, मैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म में ले लूँ, मगर वो जो फूड के अंदर पल्प था, जो आपका फाइबर की फॉर्म में जो आपका कोलेस्ट्रॉल को लेवल्स को कम करने में हेल्प करेगा वो, प्लस मैंने उस फूड को कितना एंजॉय किया, मैंने उसका फ्लेवर और टेक्सचर को लाइक एंजॉय किया। तो आप जितना नेचर के करीब रहेंगे आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज द कंक्लूजन जो मैं सामीन को दूंगी। अब सवाल ये है कि किन किन को ज़रूरत है, तो वो ख़वातीन जिन, अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन यानी 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक, जिनमें पीरियड्स का एक मंथली वो होता है, अगर आपके पीरियड्स किसी भी वजह से साइकिल लाइक बहुत हैवी आपको ब्लीड हो रहा है या किसी भी वजह से आपको आपकी सर्जरी हुई और आपका मैसिव लॉस हुआ तो आप आयरन डेफिशिएंट हैं। In that scenarios, you need iron supplementation along with high rich iron diet because I cannot solely depend on these supplements. यहाँ मैं एक बात कर दूँ, वो लोग जिनकी ख़ास तौर पे सर्जरीज हुई हैं, यानी उन्होंने वेट लॉस सर्जरी के लिए गैस्ट्रिक बाईपास करा लिया या कोई आपके जिस्म का एक आज़ा रिमूव हुआ जिस आज़ा का एक रोल था आपके उस विटामिन की एब्जॉर्प्शन में, वो कैंडिडेट भी मल्टीविटामिन्स के होंगे। जैसे तो लोग अक्सर गॉल ब्लैडर आजकल बहुत नहीं, गॉल ब्लैडर उसमें नहीं, जैसे कि आपका विपल प्रोसीजर है जिसमें आपका डियोडिनम का एक शुरू का आंतों का पार्ट हटाया जा रहा है, या किसी वजह से आपके लार्ज इंटेस्टीन्स में कोई भी नेक्रोसिस आ गया, मैं साइंस वर्ड नहीं लेना चाह रही, कोई ऐसी रुकावट आ गई कि आंत का अच्छा खासा हिस्सा रिमूव कर दिया गया है, तो फिर आप दो टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और जो बीच वाला पार्ट है वो हट जाएगा। इन दैट सिनेरियोस आपको चाहिए। तो एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में एनीमिया इज़ वेरी कॉमन, तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, विटामिन डी ज़्यादातर सनशाइन में मिलता है, ग़िज़ा से लेना मुश्किल है। अब सनशाइन में यह आता है कि ख़वातीन इसलिए नहीं जा रही क्योंकि स्किन का मसला, सन ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, प्लस स्किन कैंसर, मेरी रंगत काली हो जाएगी व्हाट्सोएवर ये। अच्छा, वो ख़वातीन ये रियलिटी है, ये रियलिटी तो है। I recently got tan, which is fine। मेरे ख्याल में मुझे समझ में नहीं आता ये जो हमारे यहाँ जो काले गोरे रंग का होना है, मेरे ख्याल में इसने भी हमें विटामिन डी से बहुत दूर कर दिया है। One of the contributing reason कि हमें लगता है हम काले हो जाएंगे तो हम जाना नहीं चाहते। I have a question before हमारा टाइम खत्म हो जाए, that is आजकल एक नई चीज़ आ गई है कि जी एब्जॉर्प्शन कितना है आपके अंदर, यानी मैं कोई विटामिन खा तो रही हूँ लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो कॉम्बिनेशन में मेरे पास चीज़ होनी चाहिए, जैसे मुझे नहीं पता था कि अगर हमारे यहाँ ख़वातीन को खून की कमी रहती है या आयरन की कमी रहती है तो उनमें कॉपर का भी मसला है कि क्योंकि उनके अंदर कॉपर मौजूद नहीं है तो उनका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जितने मर्जी सप्लीमेंट खा लें। So goes with vitamin D and calcium कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन हासिल करते हैं। ये कितना इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आप शेल्फ पे जाके उठा के कोई भी सप्लीमेंट ना ले लें, उसका कॉम्बिनेशन देखें कि वो आपकी बॉडी को सूट करता है नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूँ। इसका बॉटम लाइन ये है कि FDA ने ये बात क्लियरली की है कि वो सप्लीमेंट जो अपने पास स्ट्रॉन्ग ऐसे मार्केटिंग लेबल्स रख रहे हैं कि ये आपको कैंसर से बचाएगा, ये आपके हार्ट हेल्थ को प्रमोट करेगा,
इस तरह की क्लेम्स में आप बी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, सप्लीमेंट ये कह सकता है कि कोई सप्लीमेंट आपको बीमारी से नहीं बचा सकता, वो ये कह सकता है कि सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग और एनहांस, बट नॉट कि वो आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, ऑलवेज ओवर द काउंटर आप क्लेम्स की बजाय यू शुड विजिट योर डॉक्टर और अ डाइटिशियन सो डैट, अच्छा कई दफ़ा टेस्ट होते हैं, मतलब आयरन है तो आपका आयरन प्रोफाइल चेक होगा, आपका फेरेटिन लेवल्स होगा, विटामिन डी है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको कितना विटामिन डी पे आप स्टैंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी डोजेज सेट होती है। इसके अलावा आपके सीरम फॉलिक एसिड लेवल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड टेस्ट दैट हैज़ टू बी डन। अच्छा, अब मैं चाहूँगा अ क्विक फायर थिंग, ओके? मैं वो नाम लूँगा सप्लीमेंट्स के और आप मुझे बताएंगी कि इसको लें कि ना लें। 10 पे रेट करवा लेते हैं। फिर मैं उसकी एक लाइन में रीज़न भी प्लीज़ दे सकूं, 1 लाइन, ताकि सामीन को ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ओके, अगर हम पहले उसको क्विक फायर कर दें एंड देन वी कम टू दैट। ओके, सबसे पहले जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ क्रिएटिन। हाँ, ओके, अच्छा, क्रिएटिन सप्लीमेंट मैं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, आई विल रेट इट 9 आउट ऑफ 10। ओके, और उसका ओके, अच्छा आगे डिटेल। ओके, हाँ, वेट, तो क्रिएटिन इज ओके। विटामिन डी एब्सोल्युटली 10 ऑन 10, बिकॉज़ हमारे यहाँ कोलेजन 8 आउट ऑफ 10 और 7.5 आउट ऑफ 10। ओके, ओमेगा 3 डिटेल्स, अच्छा आई थिंक 8 आउट ऑफ 10, मगर उसमें बहुत सारे थिंग्स आपने मुझे मना किया। हाँ, मैं उस पर करता हूँ ना। ओके, मैग्नीशियम एट टाइम्स जब ज़रूरत होता है तो वो 8.5 आउट ऑफ 10 तक जाता है। प्रोबायोटिक्स नो, आई थिंक हाइप है, डाइट से बहुत अच्छा लिया जा सकता है। बी कॉम्प्लेक्स हाइप अगेन डाइट से, बट येस, एक मिनट, जिनको ज़रूरत होती है जेन्युइनली उनमें 8 आउट ऑफ 10 जिनको ज़रूरत होती है। और जो एक चीज़ मैं लाजमी टच करना चाह रहा था, जो आजकल बहुत मकबूल है, आजकल क्या वैसे मकबूल है इन बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ एंड वर्कआउट स्टफ, दैट्स द प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन को आप डाइट से बहुत आराम से ले सकते हैं, ओवर हाइप है। प्रोटीन पाउडर ना लें वर्कआउट के फौरन बाद, इन दैट पम्प्ड मसल, सो दैट वो ये मिथ, अगर आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं और वो आपको सारे वेजिटेबल एंड प्लांट प्रोटीन्स को पूरा बैलेंस करके देती है, देन हाईली आप अपनी डाइट से 120 ग्राम्स प्रोटीन तक ले सकते हैं विद अ केयरफुल, एक प्रॉपर। अच्छा, लोग फिटनेस बॉडी बिल्डर्स के पास चले जाते हैं, आप बताएं, प्लीज विजिट अ क्रेडिबल डाइटिशियन सो दैट शी कैन कैलकुलेट एंड शी कैन लेट यू नो, जिसके पास साइंसेस की क्रेडिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। और ये हाइप चीज़ें टीवी पर देखकर, सोशल मीडिया पे देख के ना लें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें एक्सप्लेन किया है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। तो जनाब, वक्त हो गया एक ब्रेक का, अपना ख्याल रखें, ओवर द शेल्फ जाके कोई भी अच्छा दिखने वाला विटामिन अपने लिए ख़रीद कर अपने लिए नुकसान ना लेकर आएँ। विद दैट, टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, एक दौर था कि जब हम डर रहे थे कि ओहो रोबोट्स बनने लगे हैं, फिर हम उनसे वाकिफ़ होने लगे, और अब हम ये देख रहे हैं कि जब चंद एक दो ममालिक बड़ी तेज़ी से रोबोटिक्स की जानब जा रहे हैं, तो दूसरे ममालिक को ये डर पड़ गया है कि ओहो हमारी इंटेलिजेंस को तो नहीं इससे नुकसान होगा, या हमारी अंदर की जो सीक्रेट्स हैं ये तो नहीं बाहर चले जाएंगे। वाई आई एम सेइंग दैट, उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने उनके नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी सलामती के जवाज़ बनाते हुए चीनी साख्ता जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं उनकी नई दरामदात पर पाबंदी लगा दी है, और इस फैसले ने टेक्नोलॉजी की दौड़ को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। मुझे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगने लगा है कि जैसे चाइनीज़ चीज़ें अमेरिका दीगर नहीं ख़रीद रहा था, अब उनके रोबोट्स भी वो नहीं ख़रीदना चाहता। तो क्या ये उनके रोबोट्स को हिट करने के लिए, या वाकई इसमें इंटेलिजेंस का मामला है? जी, या वाकई वो जो है वो इंडिया तो इस पर कह चुका है कि ये जो हम जंग हारे थे ना, वो उन रोबोट्स की वजह से हारे थे जो चाइना से आए थे, उनमें हमारी डिटेल पाकिस्तान को जाती रही, इंडिया के तो क्या ही कहने। लेकिन अच्छा, दूसरी जानिब चीन ने ये जो अमेरिका ने इक़दाम उठाया है उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पसंदी करार देते हुए ख़बरदार किया है कि वो अपनी कंपनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। वी हैव हर्ड दिस कि जब ऐप्स बैन हो रही थी उस वक्त भी, माहिरीन के मुताबिक ये पाबंदी चीनी कंपनियों की रफ्तार को रोक तो नहीं सकेगी, लेकिन अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी की एक सर्द जंग को मज़ीद
तेज़ कर सकती है। Now it brings me to the fact कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुलाकात की थी शी जिनपिंग से, जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, और उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या आपकी जो चीज़ें हैं वो हमारा अशिया हैं वो हमारे मुल्क तक आएँ, बट आफ्टर दैट एक टेक्नोलॉजी की नई बहस, एक नई जंग छिड़ गई है। अब ये किस तरफ जाती है, ये वाकई चाइना की जो तमाम तर रोबोटिक्स में कारकर्दगी है उसको एक ब्रेक लगाने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई जो तमाम तर नेशनल इंटरेस्ट में हमारी इंटेलिजेंसिया होती है उस मुख्तलिफ मालिक के वो अफेक्ट हो रही हैं, ये देखना अभी बाकी है। और चाइना इसके लिए क्या करेगा? विद दैट मुझे इससे एक और भी खबर याद आ गई पिछले दिनों की ही कि अमेरिका ने जो उनके फौजी हैं जो इस वक्त जंग में एंगेज हैं, उनको ये मना कर दिया है कि जनाब आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें और आप जो है वो वीडियोस ना बनाएं और ये वो। वहाँ पे चाइना का ऐसा नाम नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि कोई कंपोनेंट ऐसा चाइनीज हो जो उस मोबाइल में हो, एंड देन यू नेवर नो। और उनको खास करके ये मना किया गया है कि आप सोशल मीडिया पर जो अपनी वीडियोस हैं वो ना शेयर करें, क्योंकि उसकी वजह से ये वीडियोस मदद फराहम करती है ईरान को इन ये जो तमाम तर सिपाही हैं, फौजी हैं, फोर्सेस के लोग हैं अमेरिका के, उनकी इंफॉर्मेशन ईरान तक चली जाती है सोशल मीडिया वीडियो से, और इसी तरह से कई उनके फौजी जो थे उनको ट्रैक करने में कामयाब भी हुआ ईरान। ये वो सस्पिशस है जो कि इस वक्त अमेरिका ने जाहिर की और अपने जवानों को मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखना ये है कितने शक्कुक व शुबहात, इतना डरा हुआ अमेरिका हर सम से क्यों नज़र आ रहा है। ऑल राइट, अच्छा इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आज है यौम शहदाए पुलिस वो फ्रंट लाइन फोर्स जो कि हर मामले में इस वक्त सर फहरिस्त रहती है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि देयर वाज अ टाइम जब दहशतगर्दी की लहर इंतहाई तेज़ थी और पाकिस्तान का कोई शहर जो है वो उससे महफूज नहीं रह पा रहा था। उस वक्त से लेके अब तक जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की दीगर फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने दी हैं, उतनी ही कुर्बानियाँ पुलिस ने भी दी हैं, चाहे वो सिफत गयूर हो या और भी बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हों जो कि इन द लाइन ऑफ फायर रहे और जंग में उन्होंने काम किया, सफ़े अव्वल के वो सिपाही बने रहे। उसी तरह ज़माने अमन में भी पुलिस का किरदार इंतहाई अहम होता है और जो शहरी डिफेंस है उसका सबसे मजबूत अगर वॉल कही जाए तो पुलिस है। हम सादिया ऑन दिस डे लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दिस कि हम बहुत तनकीद का निशाना तो बनाते हैं पुलिस को, एंड राइटली सो। जो हमारा निज़ाम है वो कई मरतबा वहाँ की काली भेड़ें जो हैं वो इस निज़ाम को ख़राब भी करती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड उन तमाम तर पुलिस एहलकारों को जो अपनी जान जोखम में डाल के और वो आगे बढ़ के काम करते हैं शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज के दिन उनको हमारा सलाम। बिल्कुल, और अब ये एक अहम दिन है और तमाम जो शहदा हैं उनको सलाम, तमाम हमारे फोर्सेस के लोगों को सलाम, ख़ास करके पुलिस जो है जो अपने जानों का नजराना देकर हमारी सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल विद दैट हमारा आपसे अब इजाज़त देने का वक्त हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।